नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। 1707 में मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर 1947 की आज़ादी तक का सफ़र सदियों का एक लंबा, कॉम्प्लिकेटेड और हैरान कर देने वाला सिलसिला है। ये कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं था। ये कहानी है छोटे, बिखरे हुए विद्रोहों से शुरू होकर देश भर को एकजुट कर देने वाले एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन बनने की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे सफर की टाइमलाइन को अगर हम एक नज़र में देखें तो ये शुरू होता है 1766 के चुआर जैसे शुरुआती विद्रोहों से। फिर आता है 1857 का वो विशाल महान विद्रोह। उसके बाद 1885 में राजनीति की एक नई शुरुआत, 1930 का सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, और आखिर में 1947 जब यह आंदोलन अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा। इस डीप डाइव को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्रारंभिक विद्रोह और 1857 का असर। दूसरा, बौद्धिक और राजनीतिक जागरण। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। चौथा, क्रांतिकारी और जन आंदोलन। और आखिर में आज़ादी की वो आखिरी लड़ाई। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रारंभिक विद्रोह और 1857। कैसे छोटे छोटे बिखरे हुए विरोध एक बहुत बड़े धमाके में बदल गए। अब देखिए, शुरुआती दौर में आम किसान और आदिवासियों ने एक जोरदार नींव तैयार कर दी थी। बंगाल और झारखंड के इन शुरुआती विद्रोहों को ही ले लीजिए, चुआर, कोल और संथाल विद्रोह। ये कोई बहुत बड़ी नेशनल फीलिंग के तहत नहीं हुए थे। ये बहुत ही रीजन स्पेसिफिक थे और इनका मुद्दा बिल्कुल डायरेक्ट था। ज्यादा टैक्स, बाहरी लोगों को जमीन का ट्रांसफर और जमीन पर कब्जा। ये मुख्य रूप से उनके अस्तित्व, उनकी जमीन और उनकी रोजी रोटी की सीधी लड़ाई थी। लेकिन ये छोटे छोटे गुस्से के उबाल आगे चलकर एक बहुत बड़े ज्वालामुखी में फट पड़े। 1857 का विद्रोह, जिसे हम द ग्रेट रिवोल्ट कहते हैं, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये ढेरों अंदरूनी समस्याओं का एक बिल्कुल उबलता हुआ पॉइंट था। इस उबलते पॉइंट तक पहुंचने के ढेरों कारण थे। आर्थिक तौर पर देखें तो भारतीय उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। प्रशासनिक तौर पर नवाबों और जागीरदारों से उनके हक छीन लिए गए थे। और धार्मिक या सामाजिक स्तर पर मिशनरियों का आना और सती प्रथा जैसी चीजों पर रोक लगने से लोगों में एक डर और असंतोष था। और सेना में वहीं से तो चिंगारी भड़की थी। एनफील्ड राइफल के नए कारतूस और समुद्र पार करने जैसी अफवाहों ने आग में घी का काम किया। इन सबने मिलकर समाज के बिल्कुल अलग अलग तबकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। वैसे 1857 के इस विद्रोह को बुलाया क्या जाए, इस पर इतिहासकारों में आज भी गहरी बहस होती है। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया, जबकि दूसरी तरफ इतिहासकार आरसी मजूमदार का मानना था कि ये न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये काफी दिलचस्प है कि एक ही ऐतिहासिक घटना को देखने के नजरिए कितने अलग अलग हो सकते हैं। भले ही नजरिए अलग हों, पर इस विद्रोह का स्केल सच में बहुत बड़ा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और बिहार में कुंवर सिंह में अलग अलग मोर्चे संभाले। लेकिन इन सभी जगहों पर कैम्बेल, ह्यूरोज और टेलर जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें बहुत ही बलपूर्वक दबा दिया। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, बौद्धिक और राजनैतिक जागरण, यानी विरोध को एक नया और स्ट्रक्चर्ड रूप देना। अब हमेशा हथियार तो काम आते नहीं हैं, तो धीरे धीरे एक बौद्धिक विकास शुरू हुआ। लोग समझने लगे थे कि सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि एक ठोस संगठन से भी लड़ना होगा। यहां 1837 के साल पर नजर डालिए। 1857 से काफी पहले ही कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई। यह भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हाँ, यह सिर्फ अमीर जमींदारों के हितों तक सीमित था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास और उसके अंदर आने वाले वैचारिक बदलाव। जैसे जैसे वक्त बीता, ये छोटे संगठन एक बड़े मूवमेंट में बदलने लगे, लेकिन सबका तरीका एक नहीं था। एक तरफ उदारवादी यानी मॉडरेट्स थे। 1885 से 1905 के बीच इनका पूरा फोकस प्रार्थनाओं, अपील्स और अखबारों पर था। लेकिन 1905 के बाद उग्रवादियों यानी एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक्टिव बाइकॉट, हड़तालों और जोरदार जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया। ये महज पिटीशन फाइल करने से लेकर डायरेक्ट एक्शन लेने तक का एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। और इस एक्शन का सबसे सटीक उदाहरण था स्वदेशी आंदोलन। अगस्त 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई।
कृष्ण कुमार मित्र ने इसका प्रस्ताव रखा था। और इसने किया क्या? इसने पहली बार विदेशी सामान और संस्थाओं के भारी बॉयकॉट यानी आर्थिक बहिष्कार को एक हथियार बनाया। ये ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नींव पर एक सीधा प्रहार था। अब आते हैं चौथे दौर पर, क्रांतिकारी और जन आंदोलन। ये वो वक्त था जब अहिंसा और उग्रवाद दोनों अपने चरम पर थे। सोचिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत के अंदर ही थोड़ी लड़ी जा रही थी, उसका फुटप्रिंट पूरी दुनिया में फैल चुका था। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी और इंडिया हाउस से लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बनी गदर पार्टी तक, ये सब एक इंटरनेशनल क्रांतिकारी नेटवर्क का हिस्सा थे। आज़ादी के दीवाने अब बॉर्डर के बाहर से भी विरोध की आग को हवा दे रहे थे। जब बाहर क्रांतिकारी घूम रहे थे, वहीं देश के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन एक विशाल सेना का रूप ले चुका था। दांडी मार्च के इन चरणों को ही देख लीजिए। पहले 11 मांगें रिजेक्ट होती हैं, फिर 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रस्थान, 24 दिनों में 241 मील का लंबा सफर और आखिर में 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ना। इतने बड़े स्केल पर इतना अनुशासित मास मूवमेंट, इसकी तो कल्पना भी मुश्किल थी। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, द फाइनल पुश, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का रोल बहुत अहम रहा। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस। उनका अप्रोच पूरी तरह से अहिंसक तरीकों से काफी अलग था। उनकी लाइफ जर्नी सच में इंस्पायर करने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसने ICS जैसी मुश्किल परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की और फिर सिर्फ इसलिए उस प्रेस्टिजियस पद को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें देश के संघर्ष में शामिल होना था। ये डेडिकेशन किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बोस की स्पीड देखिए जरा। 1938 में वो कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 1941 में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जर्मनी निकल जाते हैं और फिर 40 के दशक में इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन करके सीधे मिलिट्री एक्शन की शुरुआत करते हैं। कूटनीति और मिलिट्री टैक्टिक दोनों में उनका लेवल एकदम अलग था। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां देखिए, आइडियोलॉजी में इतना अलग होने के बावजूद आपसी सम्मान पूरा था। बोस ने खुद गांधी जी के 1930 के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। मतलब जो इंसान सीधे मिलिट्री एक्शन में विश्वास रखता था, उसने भी ये माना कि अहिंसक जन आंदोलनों का साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल असर कितना गहरा हो सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में इस ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। एक सदी पहले शुरू हुए छोटे अलग थलग आदिवासी विद्रोहों से लेकर एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और सिंक्रोनाइज्ड राष्ट्रीय आंदोलन तक, क्या विरोध करने का तरीका और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही आखिर में किसी लड़ाई की जीत तय करता है? ये यकीनन सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। और इसी थॉट के साथ हमारा ये एनालिसिस यही समाप्त होता है।